टेंस पे आधारित अनुवाद को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए टेंस के 72 स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग जानेंगे। पहले जानना पड़ेगा टेंस के जितने प्रकार होते हैं और उनके जितने पहचान होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सबको जानना बेहद ज़रूरी है टेंस पढ़ने के लिए, यानी अनुवाद बनाने के लिए भी, वॉइस पढ़ने के लिए भी, नरेशन पढ़ने के लिए भी, और इंग्लिश को बोलने और समझने के लिए, सब कुछ के लिए जरूरी पड़ता है टेंस। तो सबसे पहले टेंस को जानिए, टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब काल, और काल ये जो है ना, ये स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब होता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो होता है ना, वर्ब माने क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। विभिन्न रूपों का जो अध्ययन होता है, रूपों का अध्ययन काल कहलाता है। काल कहलाता है। इसका मतलब क्या है? क्रिया जो होते हैं ना, क्रिया जैसे हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, जाना, आना, जितने भी होते हैं क्रियाएं होती हैं। जो हम काम करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। क्रिया के रूप जैसे गो हो गया, तो गो का V1 हो गया गो, इसका V1 होता है। V2 वर्ब का दूसरा रूप, V3 वर्ब का तीसरा रूप, V4 वर्ब का चौथा रूप, अब V5 वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो ये 5 रूप हो गया। अब इस किस वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस रूप में करना है और इसका अर्थ क्या निकलेगा, ये ही हम लोग जो पढ़ते हैं वही कहलाता है काल। मतलब क्रिया के जो विभिन्न रूप है, जैसे 5 गो रूप है यहाँ पे, किसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, इसी का स्टडी जो होता है, इसी का अध्ययन जो होता है, काल कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के विभिन्न प्रकारों का जो अध्ययन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स फॉर्म लगा दीजिए यहाँ पे। वर्ब का जो अलग अलग फॉर्म होता है, रूप होता है, उसी को कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसी का हम लोग कहते हैं अध्ययन। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यकाल। इस प्रकार से ये टोटल हो गए कितने? 3 टेंस हो गए। प्रत्येक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस की भी बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, इसके भी 4 भाग हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। 4 काइंड्स हैं। कौन कौन काइंड्स इसका? तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
न्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको सिंपल प्रेजेंट कहीं कहीं पर देखिएगा तो इसका सिंपल प्रेजेंट भी लिखा रहता है, तो परेशान नहीं होइएगा। इसको लिखा रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का नाम है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, इसी का दूसरा नाम है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी रहता है इसको। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम आप किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन में देख सकते हैं, ठीक है ना। हम दो को नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम दो नाम लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। यही चार प्रकार होते हैं टेंस के, ठीक है। किसका, तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं या चार प्रकार होते हैं कह सकते हैं। अब उसी प्रकार से जब आप पास्ट टेंस में जाइएगा तो पास्ट टेंस में भी इसके कितने होंगे, चार पार्ट होंगे। तो बस उसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट टेंस है वहाँ वहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पास्ट, जैसे इसी का हम रूप ले लेते हैं। अब इसी का हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो उसके भी चार भेद हो जाएंगे। अब यही चीज़ को सेम टू सेम चीज़ को हम लोग कॉपी करने जा रहे हैं और इसका हम पास्ट टेंस बना ले रहे हैं। देखिए, अगर पास्ट टेंस की बात करें तो ये चार प्रकार होंगे। दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस, इसके कितने भेद हैं, चार। अब जहाँ जहाँ प्रेजेंट देख रहे हैं वहाँ वहाँ पे हम क्या कर देने वाले हैं, पास्ट। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे और क्या होगा पास्ट वाला में, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा बोलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में जब जाइएगा, तीसरा नंबर जो टेंस है आपका फ्यूचर टेंस, जो भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस जो तीसरा नंबर आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस, तो इसका भी चार गो है, चार गो पार्ट है। तो इसको भी आप जब कीजिएगा कॉपी करके, हम पास्ट के जगह पे क्या करने वाले हैं, खाली फ्यूचर लगा देंगे तो ये भी चार गो आपका हो जाएगा। देखिए अब देखिए फ्यूचर टेंस के भी चार गो पार्ट्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट हटा देते हैं और यहाँ पे फ्यूचर लगा देते हैं। क्या हो जाता है, फ्यूचर। ये फ्यूचर टेंस लगा दिए तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर फ्यूचर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसका भी चार पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर टेंस का तीन गो बेटा है, अगर है क्या है ही, पहला बेटा क्या नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है, प्रेजेंट टेंस। इसका चार गो पोता हो जाएगा, चार गो पोता हो गया ये प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में भी चार गो बेटा है इसका, तो टेंस का ये भी पोता हो गया चार गो, और ये भी चार गो, तो चार तिहाई 12 गो इसका पोता हो गया। टेंस का पोता कितना हो गया, चार, हाँ 12 हो गया। हाँ बेटा हो गया 3 गो और पोता क्या हो गया 12 गो, ठीक है ना। तो याद रहेगा नाम। अब बात आ रही है कि पहचान और उसका स्ट्रक्चर में अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है आपका, उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का को क्या कहते हैं हम लोग, और नाम क्या है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका पहचान मतलब हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका पहचान होता है सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में
हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस, क्रिया तो रहेगा ही, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो इत्यादि जो है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। ये लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा भी होते हैं मगर ये सामान्यतः होते ही होते हैं, ठीक है। अगर ये पहचान मिल जाता है तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, इसका 6 स्ट्रक्चर्स माने जाएंगे। पहला नंबर वाक्य बनाना है अगर अफर्मेटिव तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमको डू या डज लगाना पड़ेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें हम बनाएंगे अनुवाद अभी तो पता चल जाएगा। तीसरा नंबर होता है डू डज को पहले कर दीजिए तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। चौथा नंबर जो वाक्य है वो डू या डज लगाइएगा शुरू में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लगा दीजिएगा और तब V1 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। और पांचवा नंबर जो स्ट्रक्चर है वो WH क्वेश्चन से शुरू होता है, WH क्वेश्चन के साथ डू या डज लगाइए, डू या डज और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के उसके बाद V1 लगा के ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। और छठा नंबर जो बनाइएगा स्ट्रक्चर वो WH क्वेश्चन के साथ डू या डज लगाइए और तब सब्जेक्ट के बाद इसको नोट लगा दीजिए, तब V1 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए तो छठा स्ट्रक्चर आपका लग जाएगा। अब इसमें बात आता है कि सर ये V1 और V5 क्या है, तो वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का पांचवा रूप है। और डू डज क्या है, तो डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब है जो स्ट्रक्चर में लगता है ना। अब वाक्य बनाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि सर V1 का प्रयोग कब करेंगे, डू डज का प्रयोग कब करेंगे, क्योंकि V1 या V5 में से कोनो एक को लगाना है तो कब V1 लगाएंगे और कब V5 लगाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है और अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। देखिए V1 जो होता है ना वर्ब का पहला रूप होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ करते हैं, या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा वो ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो इसके साथ हम वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। अब ये वर्ब का पहला रूप क्या है, वर्ब का पांचवा रूप क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे वर्ब का जो पहला रूप होता है उसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो गया ईट, यह हो गया रन, यह हो गया गो, ये सब वर्ब का क्या है, पहला रूप है। क्या है, पहला रूप है। ये सब वर्ब का पहला रूप है, V1 है ये सब। तो जब कभी I सब्जेक्ट रहेगा, V रहेगा, U रहेगा, दे रहेगा, चाहे कोई प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, मेन, ये सब जो रहेगा ना, प्लूरल माने बहुवचन संज्ञा बहुत ज़्यादा रहे, 2 या 2 से अधिक रहेगा, तो उसके लिए भाई वर्ब का पहला रूप आप लोग लगाइएगा, ठीक है। और जब कभी ही रहे, सी रहे या इट रहे या सिंगुलर नाउन रहेगा तो आप इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगाइएगा। जो वर्ब का पांचवा रूप होता है वो होता है जैसे ईट का हो गया, इट्स हो गया, रन का हो गया आपका रन्स हो गया, गो का आपका गोज हो गया। इस तरह से पांचवा रूप इसका लगता है, ठीक है ना, वर्ब का पांचवा रूप लगता है। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ समझना। अच्छा एक बात और समझना होगा कि चलो V1 या V5 का प्रयोग करना तो हम सीख लिए, तो डू डज का प्रयोग कब करेंगे ये भी समझना जरूरी है। देखिए जो इसमें जो V1 का प्रयोग जिसके साथ किए हैं आप,
किसके साथ किए हैं, आई वी यू के साथ, इसी के साथ डू का प्रयोग भी कीजिएगा आप, ठीक है। और ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो किए हैं इसके साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, डज का प्रयोग कीजिएगा। देखिए डू में चुनने वाले बारी है ना, तो चुनना पड़ेगा इसमें से, और ये याद रखिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। डू या डज समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर आपसे कोई पूछेगा कि भैया डू का प्रयोग किसके साथ करना है, तो डू का प्रयोग आई वी यू दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग कब करना है, तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, राइट। ये समझ गए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डू या डज में से कोई एक चुनने वाला, इसीलिए हम लोग समझ गए इसको। अब इस पर वाक्य बनाने की बात रही तो एक का हम लोग 6 वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं सबसे अच्छा कि भैया सूरज पूरब में उगता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, पूरब में उगता है। अब इसको बनाना है अनुवाद में, तो पहले ये देखना है कि पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका जो पहचान हम लोग पढ़े थे वो एकदम स्पष्ट था कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो सूरज पूरब में उगता है तो ता है, पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है पहचान। तो इससे हम लोग समझ गए भैया पहचान मिल गया है। तो पहचान मिल गया तो हम समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो स्ट्रक्चर जो बनाना है पहला नंबर कि सूरज पूरब में उगता है, इसका अनुवाद क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगाइए, तब ऑब्जेक्ट लगाइए, चाहे अदर वर्ड्स लगाइए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वह होता है जो वाक्य में काम करता है। तो कौन पूरब में उगता है, सूरज उगता है, सूरज सब्जेक्ट है उसका। तो सूरज का अंग्रेजी हो गया द सन। उगना का तो उगना जो वर्ब है, उगना वर्ब V1 या V5 है ना, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया V1 या V5, इसमें से किसी एक को चुनना है हमको। तो वर्ब 1 चुने कि वर्ब 5 चुने। तो हम देख रहे हैं कि सूरज एक है ना, तो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, बताइए। सिंगुलर नाउन, सूरज एक ही ना है, तो कौन नाउन है, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V1 लगता है कि V5 लगता है, V5 लगता है। तो राइज होता है, राइज का राइज RISE, राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइजेज। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। राइज, रोज, रीजन, राइजिंग, राइजेज, है ना। तो सन, द सन राइजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजेज, क्या हो जाएगा, राइजेज। V5 है ना, है, ये कहती है वर्ब 1, ये कहती है वर्ब 2, ये कहती है वर्ब 3, ये कहती है वर्ब 4, ये कहती है V5, वर्ब 5। तो वर्ब का 5वां रूप लगाना था, रीजन लगेगा, राइजेज लगेगा, राइजेज। तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज। अब इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तब पूरब में उगता है तो अदर वर्ड्स हो गया ये, तो इन द ईस्ट, अब पूरब का होता है ईस्ट, EAST, ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब दूसरा नंबर बनाना है, सूरज पूरब में नहीं उगता है, सूरज पूरब में नहीं उगता है, तो क्या हो जाएगा, द सन। और डू डज में से देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है क्या कि डू या डज में से कोई एक चुन लीजिए, है ना। तो बताइए सन सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा, तो डज लगाइएगा। डज के बाद क्या लगाना है, नॉट, और V1 क्या है, राइज इन द ईस्ट, हो गया। तो बन जाएगा क्या, द सन राइजेज नहीं होगा, राइज इन द ईस्ट। हाँ, द सन डज नॉट छूटिए गया है, अच्छा चलिए ठीक है, हटा देते हैं भैया, काहे छूट जाता है, हमको समझ में ना आता है। ये बताइए इतना का घपला होगा तो हो गया। ये भैया देखिए राइजेज भी हो सक गया, कभी ना। हाँ, क्या जाएगा, द सन क्या जाएगा, डज लगेगा ना, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अब है सवाल कि क्या सूरज पूरब में उगता है, तीसरा नंबर, तो क्या बनेगा, डज के ऊपर डज द सन, एक राइज है तो राइज, V1 राइज इन द ईस्ट। अब कुछ बच्चों को दिमाग लगता है सर पहलका माला में राइजेज लगा दिए हैं, ओकरा बाद में आप राइज लगा रहे हैं, क्या है,
तो देखिए स्ट्रक्चर में ही कह रहा है कि इसी में चुनना है वर्ब 1 या वर्ब 5। बाकी सब में देखना है V1 है ना है, देख लीजिए सब में क्या है V1। क्या इसमें V5 का ऑप्शन है? जब V5 का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कैसे कीजिएगा आप V5? यहाँ पे तो ऑप्शन था कि V1 लीजिए चाहे V5 लीजिए, तो हम सब्जेक्ट देखिए कि भैया सिंगुलर है तो V5 ले लिए हैं, मगर एक बात स्ट्रक्चर में सब में V1 कर रहा है तो V1 हम ले रहे हैं राइज। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे यही दिमाग में उल्टा पुल्टा सोच लेते हैं कि सर यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चौथा नंबर होता है क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है? तो बन जाता है डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अब होगा सूरज पूरब में क्यों उगता है या कैसे उगता है ना? तो क्या हो जाएगा क्यों। तो क्यों का देखिए स्ट्रक्चर में कह रहा है क्या कि पहले लगाइए WH क्वेश्चन, तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। क्या होता है वाई। वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ अपने मन से लिख रहा है कि स्ट्रक्चर पर लिख रहे हैं, तो बताइए। WH क्वेश्चन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है? अच्छा, अब सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है? सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता? तो क्या हो जाएगा वाई डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। तो दिक्कत बन गया। इस प्रकार से इसका हम 6 वाक्य बना लेते हैं। किसी भी कोई भी वाक्य अगर हमको मिलता है तो उसका 6 वाक्य हम आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। गाय दूध देती है, आराम से बना सकते हैं, है ना। गाय दूध देती है, हम लोग स्कूल जाते हैं, वह मंदिर जाती है, हम खाना खाते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरी मम्मी खाना बनाती है। सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? तो सबका 6 हम लोग आराम से बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? तो पानी पिलाइए जी। देखिए तो ये हो गया आपका, समझ लीजिए ना, बहुत कष्ट हो जाएगा इसके बिना। देखिए कारण क्या है कि इसके बिना काम चलता नहीं है ना, झूठ वाला बात नहीं चलता, इसके बिना काम चलता ही नहीं है। इसे देखते हैं यहाँ पे जो इंग्लिश का बैच बच्चा पढ़ता है ना, छोटे छोटे बच्चा सबको भी सिखा दिए है, इतना बच्चा सबको उसको भी सिखा दी है टेंस। क्या लगी? ताकि उसको भविष्य में दिक्कत ना हो। मैट्रिक में तक नहीं होता है। देखिए अगला आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है ना टेंस, इसका पहचान सिंपल है। क्या पहचान है इसका? पहचान है कि सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में इसका लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन। तो क्या होगा? सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? तो रहा है। क्या होगा? रहा है। वो लिख लीजिएगा, सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। इससे लगेगा कि काम अभी बोलने के समय में जारी है। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम्हारी माँ बाजार जा रही है, मेरी माँ खाना पका रही है। तो ये सब क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब रहेगा तो समझ आइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका अनुवाद बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, इसके साथ आपको V4 लगाना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर में आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाना पड़ेगा, इज एम आर लगाना है। अब प्लस में क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। अब प्लस में V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब फुल स्टॉप तो सब में लगेगा ही लगेगा। तीसरा नंबर स्ट्रक्चर क्या है आपका? याद करते जाइएगा, अभी भी सुन सकते हैं। इज एम आर लगता है, प्लस सब्जेक्ट लगता है, प्लस V4 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। इसके बाद होता है इज एम आर, इज एम आर
सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट प्लस V4 लगा के तब आपको ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा। और इसके बाद आप WH क्वेश्चन लगा लीजिएगा 5वां नंबर में, WH क्वेश्चन लगा के आप डू या डज लगा लीजिएगा, डू डज नहीं लगाइएगा आप, इज एम आर लगा लीजिएगा, इज एम आर लगा लीजिएगा प्लस सब्जेक्ट लगा के V4 लगा के क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं भूलिएगा इसमें। फिर 6ठा नंबर में WH क्वेश्चन लगाइएगा। बस इज एम आर के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसमें भी इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लिखना है। बस यहीं पे आपको नॉट लगा लेना है, नॉट, और बाकी V4 और ऑब्जेक्ट आपको इसमें भी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसका 6 स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और इसी 6 स्ट्रक्चर पे आप इस पर वाक्य बनाना सीखिएगा। और वाक्य जैसे बनाते हैं कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ है एक वाक्य हम ऐसे बना के देखते हैं। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। तो इज का जो प्रयोग कीजिएगा वो कीजिएगा ही के साथ, इट के साथ, ही सी इट के साथ, या सिंगुलर नाउन के साथ किसी का प्रयोग कीजिएगा, इज का प्रयोग कीजिएगा। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है, किसके साथ, आई के साथ। और आर का जो प्रयोग है ये किया जाता है वी के साथ, किसके साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। अब आप आराम से इस पे 1 का 6 बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहले आप सबसे पहला काम कीजिए, ये पहचान देखिए क्या पहचान मिला कि नहीं मिला। इसका पहचान मिला है, रहा है, रहे हैं, और ये रहे हैं इसका मिल गया। तो पहचान मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस पर अनुवाद बनाएंगे। तो कह रहा है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, लड़के। तो द बॉयज क्या हो जाएगा, द बॉयज। उसके बाद कह रहा है इज एम आर में से एक लगाने के लिए। तो लड़के जो है प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं, तो इज एम आर में से क्या लगाइएगा, आर। तो तीनों में से कोई एक ही लगाना है तो क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे, आर। खेलना का प्ले होता है, प्ले का V4 जो होता है वो ING होता है, ING जोड़ देने से मिल जाता है। तो प्ले में जोड़ दीजिए ING, प्लेइंग। क्रिकेट का होता है क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट ही लीजिए, क्रिकेट। तो बन गया द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसका बनाना है दूसरा नंबर। तो फिर दूसरा नंबर स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट बनाइएगा। तो क्या बनेगा, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर इसका तीसरा नंबर बनाना होगा, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आर को पहले किया तो बड़का ए हो जाएगा, आर कैपिटल हो जाएगा, आर द छोटका हो जाएगा, द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब फिर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको देना पड़ेगा। फिर क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो आर, फिर द, फिर लिखिएगा बॉयज, फिर नोट लगा दिएगा यहीं पे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नोट, देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा हुआ है, सब्जेक्ट का नोट लगा है। तो इसमें भी सब्जेक्ट बॉयज है ना, द बॉयज के बाद क्या लगा दिए, नोट। द बॉयज आर द बॉयज क्या नॉट प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट ही लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद है लड़के फुटबॉल क्यों खेलते हैं, तो फिर हो जाएगा वाई, देखिए वाई लिखना है, क्योंकि WH क्वेश्चन लिखना है। तो फिर वाई, आर है तो वाई आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। दिक्कत कोई नहीं ना बुआ, आ रहा है। फिर छठा नंबर क्या हो जाएगा, वाई आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ठीक है ना। इस प्रकार से साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें भी लगा दीजिएगा और ये तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। कोई दिक्कत है ना इसमें, इसका भी 6 बन जाएगा।
अब बात आ रही है कि भाई तीसरा नंबर कौन सा टेंस है। तीसरा नंबर टेंस का नाम है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका पहले पहचान क्या होता है? पहचान होता है सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। ठीक है ना? चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हैं, चुके हो, चुके हो इत्यादि लगा रहता है। तो इससे ये पता चलेगा कि कोई काम जो है ना अभी अभी थोड़ा देर पहले हुआ है, इत्यादि इत्यादि लगा रहता है। तो आप समझ आइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा इसमें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर भी 6 को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लगता है सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगा के तो वर्ब का तीसरा रूप लगा के तो ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ठीक है? दूसरा नंबर बनाना होगा तो सब्जेक्ट लगा दीजिएगा और हैज़ या हैव लगा दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नोट लगा दीजिएगा और तब V3 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगाइएगा, फिर फुल स्टॉप दीजिएगा। तीसरा नंबर आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? हैज़ या हैव के बाद क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट लिखिएगा। उसके बाद V3 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिए? चौथा नंबर में हैज़ या हैव लिखिएगा, हैज़ या हैव लिखिएगा, प्लस सब्जेक्ट लगा के फिर नोट लगा दीजिएगा, फिर V3 लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगा के फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिएगा। पांचवा नंबर क्या लिखिएगा? WH क्वेश्चन लगा दीजिएगा। इसके बाद क्या लगाइएगा? हैज़ या हैव, हैज़ या हैव लगा के प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, तब इस पर क्या लगाइएगा? V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। और छठा नंबर बनाना होगा तो इसमें WH क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और हैज़ हैव लगाने के बाद में आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। तब V3 लगा के तब ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो आपका 6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना? इसमें अब इसमें 2 चीज़ हैं। इसमें हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, तो या तो हैव लगाए ना तो हैज़ लगाए। तो इसमें हैव का प्रयोग कब करेंगे और हैज़ का प्रयोग कब करेंगे? देखिए, तो हैज़ का प्रयोग कीजिएगा, पहले हैव का देख लीजिए। हैव का जो प्रयोग करना है आपको वो करना है आई के साथ या वी के साथ या दे के साथ या यू के साथ। ठीक है ना? यू या दे के साथ कीजिएगा, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आप हैव का प्रयोग करिए। और हैज का प्रयोग आपको करना होगा तो आप क्या कीजिएगा? ही देखिएगा, ही, सी, इट होगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। क्या होगा? कोई भी सिंगुलर, एस एन माने क्या हो गया? सिंगुलर, एस माने सिंगुलर, एन माने नाउन। कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो आप वहाँ पे हैज हैव का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है? तो आप इसे वाक्य बना सकते हैं। ऐसे वाक्य हम बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब इस पे हम एक वाक्य बनाकर देखते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे लिखा हुआ है कि हम लोग अंग्रेजी जैसे हम लोग अंग्रेजी नहीं, चलिए हम लोग गीत गा चुके हैं। तो मानिए हम लोग गीत गा चुके हैं, चाहे हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं, गीत गा चुके हैं। ठीक है? तो लिखा हुआ है हम लोग गीत गा चुके हैं, गीत गा चुके हैं। किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि पहचानिए कौन सा टेंस है। तो लास्ट में गाना क्रिया है, गीत गाना क्रिया है, और उसमें चुके हैं तो क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, तो चुके हैं पहचान यहाँ पे आपका मिल गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए आपके स्ट्रक्चर पे बनाइएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या हो गया? वी, और हैज हैव में से
तो देखिए वी के साथ आप देख सकते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, वी के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, तो हैव में से क्या लेना है हमको, हैव, तो वी हैव। और यहाँ पे वर्ब लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप। तो गाना जो होता है ना, गाना जो गीत हम गाते हैं, गाते का होता है सिंग, सिंग SING। तो सिंग का भीतरी होता है संग, सिंग सैंग संग। तो ये याद करना पड़ेगा हम लोग को वर्ब फॉर्म्स। तो आपको ये वर्ब फॉर्म्स भी याद करना पड़ेगा, और इसमें भी वही कंडीशन है, नहीं याद किया तो बहुत पिटाई खाइएगा, कोई उपाय नहीं इसमें। तो वर्ब फॉर्म्स भी आपको याद करना ही पड़ेगा, तो वर्ब फॉर्म्स भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस सिंग का भीतरी हो जाएगा सिंग सैंग संग। तो वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव संग ए सॉन्ग। बढ़िया। अब बनाना है हम लोगों को, हम लोग गीत नहीं गा चुके हैं, तो बनेगा वी हैव नॉट सिंग, सिंग का संगे रहेगा, हाँ, संग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग माने होता है गाना, जो गाना होता है ना वो गाना होता है ए सॉन्ग। और गीत गाते जो है उसको कहते हैं सिंग, क्या कहते हैं, सिंग। हाँ, अब क्या है, हैव को पहले कर देंगे तो क्या होगा, हैव वी सिंग संग, संग ए सॉन्ग, हैव वी संग ए सॉन्ग। फिर बनाना है क्या, इसका बनेगा हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर इसमें बनेगा, हम लोग गाना क्यों गा चुके हैं, तो वाई हैव वी संग ए सॉन्ग। आपको इस जगह बैठाने आ गया आप लोग, है ना। फिर क्या बनेगा, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इसको आसानी से आपको बनाने आ चुका है, राइट। कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत होगा बनाने में आप पूछ सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप नहीं पूछ सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हो रहा है क्या, हम लोग का लास्ट है, आप लोग का प्रेजेंट में लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 नंबर टेंस है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह है आपका प्रेजेंट, उसके बाद क्या है, परफेक्ट, क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो पहचान हुआ, इसमें हुआ सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस क्रिया के साथ क्या क्या रहेगा, तो ता रहा है, ता रहा है, या ऐसे रहेगा ती रही है, या ते रहे हैं, ऐसा रहेगा। या तो कभी कभी ऐसा भी रहता है सीधे रहा है, क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हो। सेम टू सेम कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है सेम टू सेम रहता है, परंतु इसमें थोड़ा सा अलग होता है, क्या, समय दिया रहता है, क्या रहता है, इसमें एक चीज दिया रहता है, क्या, समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। और समय नहीं दिया रहेगा तो ये रहेगा ता रहा है, ती रही है, ऐसे रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब जैसे देखिए ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही पहचान था, यही है, देखिए इसका भी यही रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो इसमें समय नहीं था, जैसे हम बनाए हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें समय दिया हुआ है, कब से खेल रहे हैं दिया हुआ, बट इसी में जगह लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं समय दे दिया, सुबह से, शाम से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2005 से, बचपन से, कुछ दिया है ना। तो ऐसा रहेगा तो हम समझ जाएंगे, अच्छा भैया इसमें भैया क्या करना है, समय दिया हुआ है, तो कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इस पे जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जब इस पे आएगा तो इसका स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज या हैव लगाना है, इसके बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, इसमें बीन, तब आपको लगाना पड़ेगा V4, तब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तैयो शांति नहीं मिलेगा आपको, तब सिंस या फॉर लगा के
फिर टाइम देना पड़ेगा तब जाके ये शांत होगा, है ना, ऐसे शांत ये नहीं होने वाला है। तो अब दूसरा नंबर बनाना होगा तो आप समझ चुके हैं, हैज हैव के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना। तो सब्जेक्ट, कुछ बच्चा क्या करता है, बीन के बाद लगाता है, ये बहुत बड़ा गलती करता है, ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद लगाना है नॉट, क्या लगाना है, हैज या हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट। अब बाकी सबको सीधे आँख मूंद के नहीं उतारना है, देख देख उतारिएगा, कहीं गलती हो जाएगा। मुहावरा है कि आँख मूंद के सीधे उतार दीजिए, ठीक है, ऐसा। और तीसरा नंबर में क्या कीजिएगा, तीसरा नंबर बहुत आसान है, ये हैज हैव को पहले कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव, तब लगाइए सब्जेक्ट प्लस बीन। कौन बिल्ली है रे, बिल्ली कहाँ से आया है, सिंस। आराध्या, छटकी छटकी, छटकी चिल्लाती है बिल्ली, लेकिन नाम वाला बिल्ली है क्या, नाक वाली बिल्ली है, नाक पूरा आ गया। हाँ, दूध मीठा खिलाई ना, मीठा टॉफी का खिलाते हैं। अब इसका चौथा बनाना है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ बिन से पहले लगना चाहिए। तो आप यहाँ लिखिएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है नॉट, और प्लस बिन लगा के, बिफोर लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के, सिंस या फॉर लगा के, और प्लस टाइम आपको लगा देना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना, ठीक है ना। और अगर पाँचवा बनाना है तो डब्ल्यू क्वेश्चन लगा दीजिएगा। इसका जानने का चौथा नंबर रूल रिपीट करता है, ये चौथा नंबर रूल देख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम जो रूल देख रहे हैं, ये सब, ये सारा रूल जो है इसमें ऐड हो जाता है। इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसको, है ना, उठा के यहाँ पे जोड़ दीजिए, सेम टू सेम रूल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, डब्ल्यू क्वेश्चन के बाद सेम टू सेम चौथा रूल आ जाता है। डब्ल्यू क्वेश्चन लगा के, ई जाए मान लो, डब्ल्यू क्वेश्चन लगा के तब उसे लगा दिए, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम लगा दिए। और छठा नंबर रूल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू क्वेश्चन लगा दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, बोलिए, रूल नंबर जो 5 लिखे ना, रूल नंबर 5 ये वाला, और 4 नंबर, हाँ ये 4 नंबर रूल लगा दीजिए, हो जाएगा। 4 नंबर रूल के सीधे उठाइए यहाँ से, और यहाँ से सीधे यहाँ से लेकर आइए, और ये इसको कॉपी कर लिया, सीधे उठा के यहाँ रख दीजिए, होगा, ठीक है ना। आ समझ में कि नहीं, सेम टू सेम रूल रिपीट करता है। अब आ रहा है इसमें दो चीज, आलू प्याज, ये सब आता नहीं, यहीं पर ना है तो समझिए ना। इसमें सेक्शन में क्या आ रहा था, सिंस या फॉर, है ना, सिंस फॉर लगाना है ना, तो सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। सिंस या फॉर, तो सबसे पहला क्या आपका सिंस, क्या है, सिंस। सिंस का मतलब था पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय, निश्चित समय के लिए इसको लगता है, निश्चित समय के लिए। जैसे मान लिए रहेगा सिंस चाइल्डहुड, क्या रहेगा, सिंस चाइल्डहुड, और क्या रहेगा, सिंस 2020, सिंस जनवरी, और क्या रहेगा, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे। ये सब यहाँ पे क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है ना, सिंस लगता है। और फॉर का इस्तेमाल कब करना है, फॉर का जो इस्तेमाल करना है आपको, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय का अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है, समय के अवधि के लिए। इसमें जैसे फॉर मान लिया रहेगा 2 years, 2 सालों से, है ना, for 2 years। फिर रहेगा क्या, for 5 months, 5 months। यह रहेगा for 10 hours, 10
आवर्स, समझ रहे हैं, 2 सालों से। अब हम कहेंगे अभी 2024 चल रहा है, हम क्या 2022 से पढ़ा रहे हैं। एक कह रहे हैं क्या कि हम 2010 से पढ़ाते हैं, कहेंगे हम 14 साल से पढ़ाते हैं। तो 2010 से पढ़ाते तो समझ गए पॉइंट, तो सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे सिंस। कहेंगे 14 साल से पढ़ा रहे हैं तो क्या लगेगा 4, 14 साल से समय का अवधि हो गया, ऐसा समझ में। तो इस सब के लिए 4 लगता है, इसके लिए क्या लगता है सिंस। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन सिंस फॉर्म में होगा तो आप प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप प्रीपोजिशन वाला चैप्टर उलट के सिंस फॉर्म का इस्तेमाल देख सकते हैं, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको उसमें। किसमें देखिएगा प्रीपोजिशन में, किसमें प्रीपोजिशन, जब से आपका वो 20 या 21 नंबर चैप्टर होगा करंट इंग्लिश ग्रामर में। देखिए तो क्या नंबर चैप्टर है, लाइए देखिए प्रीपोजिशन का चैप्टर है आपका, यहाँ पे प्रीपोजिशन चैप्टर से भी देख सकते हैं। चैप्टर 20 नंबर चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 20 है, लीजिए उसमें जाके आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल और ज़्यादा देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल बनाना है, जैसे कि वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, या लड़के बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए पहचान मिल गया इसका, क्या रहे हैं, समय दिया हुआ है, तो 2 चीज़ देखिएगा तभी इसे बनाइएगा, ठीक है ना। जो बचपन में शुरू हुआ अभी भी जारी है, तो इसका बनाने के लिए बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या है बोलिए, वी। हैव में से क्या लगेगा, हैव बीन, वी हैव बीन। अब V4 लगाना है तो प्लेइंग, क्या हो जाएगा प्लेइंग। क्या क्रिकेट, क्या क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से बचपन से, तो क्या हो जाएगा सिंस। अब बचपन का क्या होता है चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा चाइल्डहुड, चाइल्ड हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। फिर क्या बनेगा, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, हो गया। और इसका बनाना है क्या, हम लोग बचपन से फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे हैव को पहले करना, क्या आएगा हैव वी बीन क्या प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। क्या हम लोग बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्या हो जाएगा हैव वी, तब क्या लगाएंगे नॉट, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब हम लोग बचपन से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा वाई हैव होगा, क्या होगा वाई हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। फिर उसका क्या आ जाएगा वाई, हम लोग बचपन से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वाई हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार से इसका हम लोग अनुवाद बनाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया आपका खत्म। यानी प्रेजेंट टेंस का जो चारों पार्ट होता है उसका पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ आप लोग देखें अभी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए, आ रहा है। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए। प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, एक दिन पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, एक दिन 3 दिन में आपका टेंस होगा, 1 घंटा पढ़ाएंगे तो। रोज हो गया इंग्लिश, तब टेंशन के बाद अब नहीं, रोज इंग्लिश, ठीक। अब बात रही लिखने की।